हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू यूनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है। पिछली क्लास में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को ही पढ़ाया था, तो उसके आगे आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज का सबसे पहला टर्म्स है परचेज। परचेज क्या होती है? परचेज का शाब्दिक अर्थ तो यूं क्रय या खरीदना होता है, लेकिन अकाउंट में क्या होता है कि जब भी कभी भी बिजनेस में कोई भी गुड्स को हम परचेज करते हैं तो वो हमारी परचेज कहलाती है। अब देख लीजिए, इसको समझ लेते हैं कि परचेज जो है कहाँ कहाँ पर जो है हमें टर्म्स आता है या कहाँ कहाँ पर हम इसको जो है यूज करते हैं। तो एक ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पर आपका आया है कि हमने गुड्स को परचेज किया है, तो इस गुड्स के बदले जब भी हम ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे, एंट्री कहाँ, जनरल में करेंगे, अकाउंट में करेंगे, तो वहां पर हम परचेज से एंट्री करेंगे, ना कि गुड्स से। अब इसको फिर से एक बार और समझ लीजिए कि अगर हम लिखते हैं या ट्रांजैक्शन हमारा होता है कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो परचेज तो यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका एसेट्स आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, एसेट्स का एक नाम है, तो यहाँ कोई गुड्स नहीं है ऐसा। तो यहाँ पर हम जब भी जनरल में एंट्री करेंगे तो यहाँ पर हम फर्नीचर से एंट्री करेंगे कि फर्नीचर को जो है डेबिट करेंगे, या यहाँ पर होगी जब भी गुड्स आएगा तो गुड्स की जगह जो हम परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज दो तरीके की होती है। नंबर 1 कैश परचेज, नंबर 2 क्रेडिट परचेज। अब समझ लीजिए कैश परचेज क्या होती है। जब भी कभी भी हम बिजनेस में किसी भी गुड्स को नकद में खरीदते हैं तो वो हमारी कैश परचेज कहलाती है। कैसे खरीदते हैं? नकद में खरीदते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि परचेज गुड्स फॉर कैश। जब भी इस तरीके का आपका आता है कि कैश में हमने जो है परचेज किया है तो वो हमारी कैश परचेज होती है। अगर हम बिजनेस में किसी भी गुड्स को उधार में खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं? उधार में खरीदते, तो उस उधार को हम क्रेडिट कहते हैं। तो यहाँ परचेज में परचेज आ रही है तो उसमें क्रेडिट के बदले क्या होगा? उधार। इसको समझ लीजिए एक एंट्री से कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर इस तरीके का आता है तो इसका मतलब है कि वो परचेज हमारे उधार में हुई है। अब इसको देख लेते हैं कि क्रेडिट परचेज के बाद आपका जो टर्म्स है नेक्स्ट, वो आता है क्रेडिटर्स का। जब भी हम क्रेडिट परचेज करते हैं तो क्रेडिट परचेज के बदले हमें सामान तो मिल जाता है, लेकिन हम पैसा नहीं देते हैं। तो जिसको हमने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए वो पर्सन जो होगा हमारे लिए कौन होगा? क्रेडिटर्स होगा। कौन होगा? क्रेडिटर्स होगा कि वो हमारा लेनदार बन गया, कि वो हमसे जो है पैसे लेगा। किस चीज के बदले? कि जो भी हमने उधार खरीदा। अब इसको उधार खरीदा है तो उधार के लिए हम एक काम करते हैं कि हम कहते हैं, या वो जो हम जिससे परचेज कर रहे हैं वो कहता है कि भैया आपने उधार तो लिया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप पैसा दे ही दोगे? तो हमने कहा ठीक है, तो जो भी गारंटी लो ले लो। तो वो क्या करता है कि एक बिल बना के देता है। बिल, जो बिल बना के देता है उस बिल्स को हम बिल्स पेएबल कहते हैं। अब उसमें क्या लिखा होता है? उसमें लिखा होता है कि आपने हमसे परचेज किया और इसके बदले आप हमें इतना अमाउंट देंगे और इस डेट पर देंगे, और उस पे जो है पूरे साइन करा दिए जाते हैं। तो वो हमारा
बिल्स पेएबल हो जाता है कि हर हाल में इस बिल्स को आपको पे करना है, विद डेट के साथ आपको जो है लिख दिया जाता है। तो वो क्रेडिटर क्या करता है कि हमें बिल्स का ये जो अपने पास रख लेता है और गारंटी के तौर पर रख लिया, तो उसके बदले फिर हमें पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट टर्म है सेल्स। सेल्स क्या होता है कि बिजनेस में किसी भी गुड्स को जब हम परचेज करते हैं रीसेल के लिए, तो वो हमारा सेल्स कहलाता है। कैसे कि जब भी हम बिजनेस में कोई भी गुड्स को खरीदा और उसको बेचने के लिए मार्केट में उतार दिया, तो वो हमारी सेल्स कहलाती है। अब सेल्स भी आपकी दो तरीके की होती है। नंबर 1 आपका आता है कैश सेल्स, नंबर 2 आपका आता है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स क्या होती है कि जब भी कभी आपने किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को नगद है, तो वो आपका कैश सेल्स होती है कि नगद बेचा है। और जब भी किसी भी सामान को, गुड्स को आप उधार में बेचते हैं, तो वो आपका क्रेडिट सेल्स कहलाती है। अब क्रेडिट सेल के बाद आपका नेक्स्ट टर्म जो होगा डेटर्स होगा। डेटर्स कौन होता है कि जिसको भी हमने उधार माल बेचा है, तो वो पर्सन डेटर्स कहलाता है कि उसने उधार हमसे लिया है, तो वो जितना भी हमसे सामान लिया है, तो उसके बदले जितना भी पेमेंट होगा तो वो हमें करेगा, तो वो पर्सन हमारे लिए क्या कहलाएगा? डेटर्स कहलाएगा। अब ये पर्सन जो डेटर्स जो होता है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें लगता है कि हो सकता है ये पैसे ना दे या कह दे कि हमने माल नहीं लिया, तो उसके लिए गारंटी के तौर पर एक बिल्स को लिखा जाता है। इस बिल्स को यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। क्या है बिल्स रिसीवेबल के एक हमने बिल लिख दिया, एक वाउचर टाइप का होता है, या एक और कर दिया जाता है कि मैंने आपसे इतने इतने रुपए का सामान लिया और इसके बदले मैं आपको इतनी रकम जो है दूंगा, और एक डेट भी दे रखी होती है कि 1 महीने या 2 महीने के बाद भी, और उस पर उससे साइन करा ली जाते हैं। तो इस तरीके का बिल जो होता है, जो हमें नेक्स्ट डेज में, नेक्स्ट मंथ में या नेक्स्ट ईयर में जो भी है मिलता है, तो वो हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाता है। तो इसके साथ साथ आपका ये नेक्स्ट टर्म्स भी बिल्स रिसीवेबल हो गया। नेक्स्ट टर्म है आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? जब भी कभी भी कोई भी गुड्स को हम खरीदते हैं या बेचते हैं, तो उस पर जो भी हमें छूट मिलती है, तो वो हमारी डिस्काउंट कहलाती है। क्या मिलती है? छूट। तो किसी भी प्रकार के सेल्स पे और परचेज पे जो छूट मिलती है, तो वो हमारी छूट कहलाती है। ये भी दो तरीके की होती है। नंबर 1 ट्रेड डिस्काउंट, नंबर 2 कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होती है? चलिए समझ लीजिए, देख लीजिए। जब भी कभी हम मार्केट में होलसेल वाले में जाते हैं, तो वहां पर हम लाखों में जो माल लेते हैं, हमारी कोई भी लॉरी वगैरह भर के आती है, तो वहां पर हमें एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो वो डिस्काउंट जो होता है कैटलॉग पे दिया जाता है, तो उस डिस्काउंट को फिक्स्ड परसेंटेज पर रखा जाता है। तो वो डिस्काउंट हमारा ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है कि माना हमने जो 1 लाख का माल लिया, तो उस 1 लाख पे 5% की आपको जो है डिस्काउंट मिली है, तो वो हमारी ट्रेड डिस्काउंट होती है। इसकी एक इसको कभी भी जो है अकाउंट्स में जो नहीं करते हैं कि जितना भी हमारा हुआ, जैसे 1 लाख का हुआ, तो 1 लाख में से हमने जो है 10% जो है डिस्काउंट मान ले लिया, तो 10% जो निकालने के बाद 90,000 जो बचेगा, तो हम 90,000 से ही एंट्री करेंगे। देखिए कैसे 1 लाख रुपीस का हमने 10,000 की हमने ट्रेड डिस्काउंट ले लिया, तो जो भी 90,000 रुपये निकल के आ रहा है, तो ये 90,000 को ही हम
अकाउंट में शो करेंगे। ये 10,000 को नहीं करेंगे, ना ही 1,00,000 को करेंगे। अब हमारा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? जब भी कभी भी कोई भी हम माल लेते हैं, कोई भी एसेट्स लेते हैं, तो उस एसेट्स पे जो भी अमाउंट में डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, तो इस तरीके का जो डिस्काउंट होता है वो हमारा कैश डिस्काउंट कहलाता है। इसमें जो चेंज होता रहता है, ये भी 2 तरीके का होता है। नंबर 1, डिस्काउंट रिसीव्ड। नंबर 2, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? जब भी कभी भी हम कोई भी परचेज करते हैं गुड्स को जो है, तो उस गुड्स पे हमें जो डिस्काउंट मिलता है तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव कहलाता है। किस पर मिलता है? परचेज पे। परचेज किया माना हमने 10,000 का कोई भी गुड्स लिया, 10,000 में से हमें 1,000 का माना जो है डिस्काउंट मिल गया, तो वो हमारा डिस्काउंट रिसीव होगा। 10,000 में से 1,000 की जो हमें छूट मिली, तो ये डिस्काउंट रिसीव कहलाएगा। अकाउंट्स में या एंट्री में हम इन दोनों को शो करते हैं, ये दिखाए जाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाया जाता है। डिस्काउंट अलाउड क्यों होता है? जब भी कभी भी हम सेल करते हैं, तो सेल करने पर जब हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं, तो वो हमारा डिस्काउंट अलाउड कहलाता है। ये कब मिलता है? जब सेल की जाती है, तो ये सेल पे होता है। माना अब इसी में 5,000 की कोई भी गुड्स जो है कस्टमर ने ली, और उसको हमने 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो ये 500 रुपए का डिस्काउंट ही डिस्काउंट अलाउड होता है। नेक्स्ट टर्म है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? कि जब भी कभी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए कि हमने एक शॉप रखी, तो शॉप रखने में जितना भी हमारे पास गुड्स है, तो वो सारा के सारा गुड्स हमारे लिए फर्स्ट डे पर ही स्टॉक कहलाता है कि हमारे पास हम इतना गुड्स है। तो स्टॉक भी आपका 2 तरीके का होता है। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक। नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा होता है? चलिए इसको समझ लेते हैं। लास्ट टर्म पे हमने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? ये ईयर हमारी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कभी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टार्टिंग टाइम में या फिर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो जब भी हम कभी कोई भी चीज कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए हमने 1 अप्रैल किया, तो 1 अप्रैल में जितना भी हमारे पास मटेरियल गुड्स वगैरह होगा, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा। और जब भी 31 मार्च को किसी भी ईयर के गुड्स रह जाता है, तो वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है। लाइव स्टॉक। अभी आपने पढ़ा तो ओनली स्टॉक, यहाँ पे है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? कि किसी भी प्रकार का कैटल वगैरह, हॉर्स वगैरह का जो हमारे पास स्टॉक होता है, तो वो हमारा लाइव स्टॉक कहलाता है। यानी किसी भी प्रकार की जीवित वस्तुओं का स्टॉक ही लाइव स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट जैसे नेट कॉस्ट, कॉस्ट किसे कहते हैं? तो कॉस्ट हमारी किसी भी प्रकार के एसेट्स वगैरह जो हम खरीदते हैं, तो उसकी टोटल लागत ही हमारी कॉस्ट कहलाती है। अब मान लीजिए कोई भी हमने मशीन परचेज की, परचेज मशीन कितने की? 50,000 की। तो ये मशीन जो हमने परचेज की है
50,000 की, तो ये आपकी अभी कॉस्ट नहीं है, बल्कि आपकी कॉस्ट निकलती कहते हैं। तो इसमें जितना भी फ्रेट लगा, यानी कितना आप भाड़ा दे रहे हैं इसको लाने के लिए, जहां पर इसको जो एस्टेब्लिश किया जाएगा, तो वो आपका इसमें ऐड कर दिया जाता है। माना जो है भाड़ा आपका 2,000 रुपए है, तो इसको ऐड कर दिया। फिर इसके बाद इसको एस्टेब्लिशमेंट के लिए, मतलब इंस्टॉलेशन जो चार्जेज होता है, तो उस पर 1,000 रुपए एक्सपेंसेस हुए। तो टोटल मिलाकर जो 53,000 निकल के आया, तो ये हमारी कॉस्ट कहलाती है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी 53,000। नेक्स्ट आपका आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होते हैं? जो अभी आपने देखा था कि जो भी हमारे देनदार होते हैं, जो हमारी एक तरीके की एसेट्स होती है, तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें पैसा नहीं देते हैं, तो वो हमारे बैड डेट्स कहलाते हैं। कि बुरा डेट्स, बुरा ऋण जो होता है कि ऐसा कर जो हमें मिलने से रह गया या हमें नहीं मिला, तो वो हमारा बैड डेट्स कहलाता है। इसके बाद आपका आता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है? इंसॉल्वेंट दिवालिया को कहते हैं। कि यदि हमने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद 1 साल 2 साल रनिंग करते हुए, तो 3-4 साल के बाद क्या हुआ कि हमारा बिजनेस नहीं चल पाया और उसमें हमें लॉस होने लगा। तो लॉस होने लगा तो हमारी एसेट्स जो है कम हो जाती है, और लायबिलिटी जब बढ़ती चली जाती, तो वो लॉस हो गया। तो लॉस होने के बाद फिर क्या होता है कि वो हम सबको कर्ज जो है नहीं दे पाते, हम अपनी एसेट्स बेचकर भी कोई भी उनकी अदायगी कर्ज की नहीं कर पाते। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि अपने आप को सॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, और उसमें हमें किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। तो उसमें समझ लीजिए एक बार, माना हमने 10 लाख से जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, और लास्ट में हमें आके सिर्फ 50,000 ही हमारा जो है टोटल कैपिटल या नेटवर्थ या जो भी एसेट्स है रह गई, लेकिन हमारे ऊपर कर्ज बढ़ गया 2 लाख रुपए का। बिजनेस को सही करते करते हमने 2 लाख रुपए क्रेडिटर्स बढ़ा लिए कि मोहन को देना है, सोहन को देना है, रवि को देना है, मृदुल को देना है। तो ये सारे पैसे जो है हमें हर हाल में देना होते हैं। तो ऐसे में हम पैसा दे नहीं पाते हैं, तो हम अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं। तो उसमें गवर्नमेंट आपको जो भी नॉर्म्स होते हैं, तो उससे जो है आपको पैसा दे दिया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्वेंट। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर सेम यही कंडीशन के लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट जो है कम रह जाते हैं, लेकिन वो उनको देने में सक्षम होता है, तो वो सॉल्वेंट कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है गेन। गेन क्या होता है? बिजनेस में प्रॉफिट के अलावा जो भी हमें अर्निंग होती है, तो वो हमारी गेन कहलाती है। कि माना हम 1 लाख रुपए बिजनेस से अलग किसी भी प्रॉपर्टी में लगा दिए, किसी भी शेयर्स में लगा दिए, किसी भी डिवेंचर्स में लगा दिए। ऑलरेडी ये हमारा कोई बिजनेस तो है नहीं, लेकिन बिजनेस के अलावा जितना भी पैसा हमने लगाया और इससे जितनी भी अर्निंग हुई, तो वो हमारा क्या कहलाता है? गेन कहलाता है। नेक्स्ट टर्म है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कि बिजनेस में जितनी भी फंड को हम लगाते हैं, तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है। क्या होता है कि हमारा कोई भी बिजनेस है, तो उसमें हमने जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किया, एक तो ये होता है। इसके अलावा क्या होता है कि हम बिजनेस के अलावा भी किसी भी और दूसरे बिजनेस में फंड को ऐड कर देते हैं, तो फंड को ऐड करना ही हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि आपका अभी बताया था, शेयर्स में, डिवेंचर्स में,
फंड को ऐड कर दिया। किस लिए ऐड किया? कि हमें अर्निंग से मिले। ओके, तो अर्निंग रिटर्न के लिए जो भी अमाउंट फंड को हम जो है ऐड करते हैं तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट आता है। अच्छा, ये एक रह गया था बताने के लिए, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। देखिए, जो हमने परचेज की थी, परचेज करने के बाद उसमें से कुछ माल को जब हम वापस कर देते हैं तो वो माल को वापस करना या गुड्स का वापस करना ही परचेज रिटर्न कहलाता है। परचेज रिटर्न को हम रिटर्न और वर्ड भी बोलते हैं। ऐसे ही सेम सेल्स रिटर्न होता है। जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स करने के बाद जब कोई भी कस्टमर हमको माल वापस दे जाता है तो वो माल हमारा सेल्स रिटर्न कहलाता है। इसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है एक छोटा सा टर्म जो बार बार आता है, उसको देख लेते हैं, सी डी। सी डी क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म है कैरीड डॉन। इसको सी एफ भी कहते हैं। सी एफ का मतलब कैरीड फॉरवर्ड। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले क्या होता था कि जब भी हम कभी भी कॉपी पे लिखते थे तो कॉपी पे लिखते हुए क्या होता था कि एक पेज, फिर दूसरा पेज आया, फिर तीसरा आया, तो हर पेज पर हम लास्ट में लिख देते थे PTO, प्लीज टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर का क्या मतलब होता था कि आगे भी लिखा हुआ है तो प्लीज पन्ना जो है पलटिए और आगे भी उसको जो है पढ़िएगा, आगे देखिएगा। तो एग्जाम में ये ज्यादातर लिखा जाता था। तो अकाउंट में क्या होता है? अकाउंट में जब भी कभी हम इंक्रीज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो बैलेंस में जो लास्ट में आता है तो उस बैलेंस को हम CD कहते हैं। CD का मतलब कैरिड ऑन, के इसको आगे ले जाएगा। तो इसको जब आगे ले जाते हैं तो ये बैलेंस हमारा CD कहलाता है। दूसरा आपका आता है BD। BD का मतलब ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन जो होता है कि जो भी CD का बैलेंस या फिगर को हम यहाँ पर लाए हैं तो इस फिगर को फिर नेक्स्ट पेज पर हम BD लिखते हैं और ये हमारा ब्रॉड डाउन कहलाता है। इसको हम BFB कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है कि ट्रेड से हमें जो भी रिसीव होता है तो वो ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। अब क्या क्या रिसीव होता है तो हम ये देख लेते हैं कि जो भी हमने जैसे सेल की थी या परचेज की थी तो उसमें तो हमारे जो भी डेटर्स होते हैं और साथ में बिल्स रिसीवेबल होते हैं, तो ये दोनों मिलाकर ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा दे रखा है ट्रेड पेएबल। अब ट्रेड पेएबल क्या होता है इसको भी देख लीजिए। सेम एज ए ट्रेड रिसीवेबल की तरह जो भी हमें ट्रेड में पे करना होता है तो वो हमारा ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल कहलाता है। ट्रेड पेएबल में आपका क्रेडिटर्स, जिससे हमने मतलब सामान लिया है, हमें पे करना है, प्लस जो बिल्स बनाए हैं, बिल्स देने हैं हमें, तो वो आपका बिल्स पेएबल। ये दोनों मिलाकर आपको ट्रेड पेएबल कहलाते हैं। ट्रेड रिसीवेबल ऑलवेज राइट इन करंट एसेट्स एंड ट्रेड पेएबल को हम करंट लायबिलिटी में लिखते हैं।
तो ये रहा हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की क्लास, और जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो हमने आपको यहाँ पर सारे के सारे बता दिए हैं। आज की आपको क्लास कैसी लगी तो इसको जरूर बताइएगा, और जितने भी आपने हमें कमेंट्स किए, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, राइट इन कमेंट्स, व्हाट्सएप और ईमेल। थैंक यू।